सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जिसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा का डिस्कशन करने के लिए। ये जो स्टॉक है काफी टाइम से बहुत ही डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। जैसा आप देख सकते हैं उसका करंट प्राइस चल रहा है 151 का और ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 43% तक डिक्लाइन कर चुका है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यार ये जो स्टॉक है इतना डिक्लाइन क्यों कर रहा है। सबसे पहले स्टॉक का काम क्या है, उसके ऑपरेशंस किस तरह के हैं, इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, स्टॉक के फाइनेंशियल्स किस तरह के हैं और जो स्टॉक है स्टॉक के फाइनेंशियल्स के अलावा उसकी जो रिसेंट कॉन कॉल हुई है जुलाई में, क्या उसके मैनेजमेंट ने डिस्कस किया है कि जो डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो कॉन कॉल में उसने डिस्कस किया है। दूसरा, एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम क्या चल रहा है इस समय, और उसके बाद में कि ये जो कंपनी है इसको जो जितनी भी सिक्योरिटी रिसर्च फर्म्स होती हैं वो रेटिंग देती हैं बाय या सेल की, वो किस तरह की रेटिंग दे रही हैं इस कंपनी को। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है और इंडस्ट्री में क्या पोजीशन है उसकी। तो सबसे पहले ये जो कंपनी है इरेडा, इसका जो काम है एनबीएफसी की तरह है, एक एनबीएफसी कंपनी है। ये क्या करती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज होती हैं उसको लोन प्रोवाइड कराने का काम है इसका बेसिकली। ठीक है जी। तो सबसे पहले अब हम यहाँ देख लेते हैं सेक्टर और इंडस्ट्री लिखा हुआ है। जैसे पावर फाइनेंस यानी पावर कंपनीज को फाइनेंशियल मतलब लोन वगैरह प्रोवाइड कराने का काम है। रिन्यूएबल एनर्जी एनबीएफसी और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये कंपनी आती है। ग्रुप बिलोंगिंग में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएसयू कंपनी है, नवरत्न कंपनी है एक। ठीक है जी। उसके बाद है पोजीशन इन इंडस्ट्री के अंदर इंडिया की लार्जेस्ट प्योर प्ले रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसर है, यानी कि ये एक स्पेसिफिक निश में काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो कंपनीज है उन्हीं को ही लोन प्रोवाइड कराती है ये। और अगर हम इसके ऑपरेशंस और प्रोडक्ट देखें तो टर्म लोन्स हो गया, बैटरी स्टोरेज के लिए लोन्स हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए लोन हो गया, इंफ्रा ईवी इंफ्रा हो गया, ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करती है उससे रिलेटेड। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है कि ये जो इनका रेवेन्यू और सेगमेंट है, रेवेन्यू इनका फाइनेंशियल ईयर 24 में 4964 का हुआ है, पैट इनका 1252 करोड़ का था, लोन बुक इनकी 76,250 करोड़ की है, सैंक्शन हुए हैं 47,453। भाई लोन इतने आए हैं इनके पास में, इतने सैंक्शन हुए हैं, इनके मंजूरी मिली हुई है। पैन इंडिया प्रेजेंस इनकी है 23+ स्टेट्स में है। ठीक है। मार्केट शेयर एंड कंपटीटर्स क्या है, लीडर इन द रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग में है ना, ये स्पेसिफिक निश में है तो उसकी लीडर है ये कंपनी पूरी तरह से। उसके बाद में पीयर कंपैरिजन में, पीयर जो है इसके जो कॉम्पिटिटर है उनमें आरईसी है या पीएफसी है, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो इसके कॉम्पिटिटर्स है, जबकि वो इसके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है, डायरेक्ट नहीं है। वो पावर कंपनीज को फाइनेंस कराते हैं, ये केवल स्पेसिफिक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो कंपनीज होती है उसको फाइनेंस कराती है। ऑर्डर बुक इनकी 76,250 करोड़ की आउटस्टैंडिंग लोन्स है। स्टॉक इंफॉर्मेशन में आईपीओ आया था इसका इन नवंबर 2023, 30 से 32 रुपए तक का था। कोई स्प्लिट और कोई बोनस नहीं मिला है। रिकग्निशन ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। रेटिंग में इनको एक्सीलेंट रेटिंग मिली हुई है। ठीक है जी। स्ट्रेंथ में अगर बात करें इसकी, स्ट्रेंथ में बात करें तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, फोकस्ड है, पूरा मॉडल है। और जैसा इस पे लिखा हुआ लो एनपीए, भाई पहले इसका लो एनपीए होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब आप जैसे एनपीए का सेंस होता है कि जैसे आप 100 लोगों को लोन देते हो, उनमें से कितने लोग से आप अपना लोन रिकवर कर पाते हो, तो उसको एनपीए में आ जाता है। जैसे 2% एनपीए है तो 100 लोगों को लोन दिया, 98 लोगों ने आपका लोन विद इंटरेस्ट वापस कर दिया और 2% कहीं पे वो लोन को चुका नहीं पाए। यहाँ पे वीकनेस में देखें तो वैल्यूएशन बहुत हाई दिखाई देता है, पीएसयू फंडिंग डिपेंडेंसी है, और लेटेस्ट न्यूज और रेटिंग्स यही है कि पैट अभी इसका जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का था उसमें इसका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो 36% तक डाउन गया है। ठीक है जी। उसके बाद में ब्रोकरेज फर्म ने बाय की रेटिंग दी है, इसको टारगेट दिया है 196-198 का। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नीश मोनोपोली है, यानी कि स्पेसिफिक है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ही कंपनीज को फाइनेंस यानी कि लोन प्रोवाइड कराती है।
और IFSC गिफ्ट आर्म जो मतलब इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा, बिकॉज ये इसका इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी बनाई है कि ग्लोबल जो क्लाइंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए या उस तरह के अपने ऑपरेशंस को ग्लोबलाइज कराने के लिए, ओवरसीज में चलाने के लिए। अब अगर हम इसके फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियल्स की, तो भाई फाइनेंशियल्स में सबसे पहले तो हमें दिखाई देता है इसका पी। अगर हम देखें तो पी के हिसाब से भी इंडस्ट्रियल पी 25 का और स्टॉक का पी है 28 का, यानी पूरी तरह से ओवर वैल्यूड है। और अगर पीबी भी देखें तो पीबी के हिसाब से भी जो बुक वैल्यू है वो 38 की है और अपने बुक वैल्यू को 4 गुने पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये रेड जोन में दिखाई देता है। वहाँ पी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ठीक दिखाई देता है, बट इसमें बहुत रेड जोन में ही है। इंट्रिंसिक वैल्यू को देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू 88 की है, स्टॉक का प्राइस 155 पे है। यहाँ पे भी ये इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। अगर फेयर वैल्यू देखें तो 161 की है, फेयर वैल्यू के हिसाब से थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देता है, अंडर वैल्यूड दिखाई देता है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भाई 30 का चल रहा है, यानी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, बहुत तगड़ी बिकवाली चल रही है स्टॉक के अंदर, इसका मतलब होता है। आरओई 18 का है, जबरदस्त है। आरओसी ठीक ठीक है 9.37 का। आरओए बहुत कम है। देखो बैंक के केस में एक तो पीबी बहुत मैटर करता है, दूसरा आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स की, इनके एसेट क्वालिटी किस तरह की है, और एसेट आपको 2-3% का रिटर्न मिल रहा है, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है इसमें। बीटा 1.52 का है, ठीक ठीक है, लेकिन फिर भी वॉलेटिलिटी है स्टॉक के अंदर, बहुत उतार चढ़ाव है। ठीक है जी। उसके बाद में अगर हम आगे आए तो 3 इयर्स का क्या अगर भैया 3 इयर्स का डेटा है नहीं इसका, तो NA नॉन अप्लाइड। और 1 ईयर का कैगर जो है -41 का है, डिक्लाइन किया है बुरी तरह से स्टॉक। नेट एनपीए 2.06 का बहुत ज्यादा है, इसका एनपीए बहुत ज्यादा हो रखा है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 2.06 का मतलब होता है 100 लोग को आपने लोन दिया, उसमें से 90-80 लोग आपको लोन पे कर पा रहे हैं विद इंटरेस्ट, 2 लोग जो है वो लोन नहीं पे कर पा रहे। उसके बाद में क्या है, ईयर एंड ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी चल रही है 36 की, प्रॉफिट ग्रोथ 35 की। अब आप कहेंगे कि पहले जो प्रॉफिट ग्रोथ उसमें दिखा रखी थी पैट 2026 में वो दिखा रखी थी, डिक्लाइन दिखा रखी थी, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट ग्रोथ 35 की है, ये पिछले साल की है। वो जो डिक्लाइन था, वो जो यहाँ पे था, ये जो पैट ग्रोथ डिक्लाइन था वो 36 का कहाँ था, 26 वाले में, यानी फर्स्ट क्वार्टर में। और ये पूरे ईयर की है ग्रोथ, तो पूरे ईयर का पिछले साल में तो ये ग्रोथ में था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ठीक ठाक है 3.60 का है। एफआईआई होल्डिंग बहुत कम है, यानी कि स्मार्ट मनी नहीं है स्टॉक के अंदर कहीं पे भी। डीआईआई भी 2.95 का है, कुछ खास नहीं है, यानी कि जो बड़े बड़े लीजेंडरी इन्वेस्टर हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इरेडा। अब हम चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसकी कॉन कॉल्स को। अब कॉन कॉल्स में क्या है, जो जुलाई 25 में इसकी कॉन कॉल्स हुई है, तो उसमें क्या बता रखा है कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का जो गोल है, सबसे पहले तो 500 गीगावाट की कैपेसिटी तक ले जाना है 2030 तक, और अभी जो करंट कैपेसिटी चल रही है वो 227 गीगावाट की चल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वो तो आगे आने वाले समय में ग्रोथ करेगा। ठीक है, अगर वो ग्रोथ करेगा तो भाई लोन भी लिए जाएंगे, तो अगर वो ग्रोथ करेगा तो ये इरेडा भी ग्रोथ करेगा, बिकॉज ये क्या है, फाइनेंसर है जो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज होती हैं उनके लिए। दूसरी बड़ी चीज कि कंसिस्टेंट एक्सपेंशन विद द लोन बुक रीचिंग 79,941 करोड़, कि इनकी लोन बुक में एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रही है लोन बुक, अच्छी बात है भाई। सेक्टर बढ़ रहा है, लोन बुक बढ़ रही है, अच्छी बात है। टेक शिफ्ट टू रिन्यूएबल सेक्टर, राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स, बैटरी स्टोरेज वगैरह बढ़ रही है। डाइवर्सिफिकेशन इन ऑफरिंग्स एंटर्ड इमर्जिंग सेक्टर, जो नए सेक्टर डेवलप हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, इथेनॉल का है, हाइड्रोजन का है, एनर्जी स्टोरेज का है, तो उनके उससे एसोसिएटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी ये कंपनी फाइनेंस कर रही है। ठीक है जी। ग्लोबल एम्बिशन क्या है, एक अभी नहीं इन्होंने, जैसे मैं बता रहा था वो गिफ्ट वाला, गिफ्ट सिटी करके, कि अपनी एक सब्सिडरी इन्होंने
बनाई है, जिसके थ्रू ये क्या करते रहे, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे कि ये अपने और ज्यादा भावी ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। अब नेट जो एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन है कि इनका जो एनपीए है वो 2.06 का बहुत ज्यादा है। देखो ये चीज इनकी जो कॉन कॉल है उसमें भी डिस्कस हुई है कि इनकी जो डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो नेट एनपीए 2.06 यानी एनपीए का बड़ा होना कहा जाता है। मोर देन डबल द ईयर ऑन ईयर, डबल हो रहा है इनका जो एनपीए है। ठीक है जी। उसके बाद में वीकर रिस्क बफर प्रोविजन कवरेज रेशियो फेल फ्रॉम 57.19 से 51.10 हो गया। ये प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है कि बैंक की कैपेबिलिटी है जो इसको लॉस हुआ है उसको टैकल कैसे कर पाए, उसको भरपाई कैसे कर पाए। तो बैंक की कैपेसिटी भी डिक्रीज हुई है। जो 57% जो ये रेशियो है प्रोविजन कवरेज रेशियो है ये भी फेल डाउन हुआ है, 57 से 51% तक आ गया है, जिससे कि बैंक की जो कैपेसिटी है लोन को मैनेज करने की जो लॉस हुआ है एनपीए से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, तो वो भी घटी है। इवन प्रॉफिट डिक्लाइन जो इसका पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो 247 करोड़ का है, डाउन बाय 36% ईयर ऑन ईयर ड्यू टू हायर प्रोविजनिंग नीड्स। प्रोविजनिंग नीड्स का मतलब होता है कि जो बैंक को बैड लोन्स में जो एनपीए में लॉस हुआ है उसमें क्या करता है, बैंक अपने प्रॉफिट से कुछ मनी को एसाइड मतलब सेपरेट कर देता है और अपने जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करता है सबसे पहले। तो वो भी जो इनको लॉस हुआ है पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 36% का ईयर ऑन ईयर, वो इसी वजह से हुआ है बिकॉज ऑफ कि इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को साइड कर दिया है, बिकॉज ये जो इनका लॉस हुआ है बैड लोन्स में उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद में आगे चलते हैं, इनका जो डिलीवरी वॉल्यूम देख लेते हैं। देखो डिलीवरी वॉल्यूम से क्या पता चलता है कि करंट पोजीशन के आगे, अगर देखो दो तरह का वॉल्यूम है, एक है डिलीवरी वॉल्यूम और दूसरा होता है इंट्राडे वॉल्यूम। अगर किसी स्टॉक के अंदर इंट्राडे वॉल्यूम है तो वो एक दिन के लिए ही होता है। स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम दिखाएगा अपसाइड और फिर नीचे आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसके अंदर डिलीवरी वॉल्यूम है इसका मतलब उसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आ गए हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर आते हैं तो स्टॉक का प्राइस लंबे समय तक ऊपर जाता रहता है। तो वो इसका काफी बढ़ रहा है, जैसे 32 से 35% का हुआ, बढ़ रहा है पर बहुत कम बढ़ रहा है। 35 से 39% का हुआ, और यस्टरडे भाई संडे था तो तब का 0-0 दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम है, वो बढ़ रहा है, यानी कि स्टॉक में थोड़ा बहुत मोमेंटम अपसाइड पे देखा जा सकेगा कमिंग फ्यूचर में। इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा पर बढ़ रहा है। उसके बाद में अगर देखें तो जो इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो 186 का है, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 243 का है, और अगर हम इसका पहला सपोर्ट देखें तो 121 का है, और अगर स्टॉक उससे भी नीचे जाता है तो वहां पर 95 का दूसरा सपोर्ट है इसमें। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हम ये देख सकते हैं कि भाई जो रेटिंग कह रहा हूं मैं, ये जो रिसर्च एजेंसीज होती हैं जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट हुआ, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हुआ, जो ब्रोकर्स हैं उनकी रिसर्च में उन्होंने क्या करा कि बाय की रेटिंग दी हुई है कि स्टॉक में इतने परसेंट का अपसाइड मोमेंटम देखा जाए। जैसे 27 जून को इन्होंने देखा कि 16% का अपसाइड मोमेंटम दिखा, लेकिन स्टॉक के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो किस बेस पर बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ, चाहे वो बीपी वेल्थ हो, जियोजिट बीएनपी हो, चाहे आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, ये किस बेस पर ये दे रहे हैं कि जो एवरेज वॉल्यूम है, ये जो चीज है एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम जो है, जो 32 से 35 से 39 हो रहा है, इससे क्या होता है कि डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ने का सेंस होता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनकी एंट्री हो रही है, और उनकी एंट्री होगी तो भाई स्टॉक उठेगा।
अपसाइड पे जाएगा, लेकिन स्टॉक फिर भी अपसाइड पे नहीं गया है बिकॉज उसका जो प्रॉफिट है वो उन्होंने जैसे प्रोविजनिंग जो रीज़न दिया है उन्होंने अपनी कॉन कॉल में, तो उससे वो प्रॉफिट को हटा दिया है और वो साइड में रख दिया अपने लॉस की भरपाई करने के लिए। इसी के साथ प्रेजेंटेशन का एंडिंग करता हूं। तो ओवरऑल कंक्लूजन मेरा क्या था इस स्टॉक के अंदर? ओवरऑल जो कंक्लूजन है भाई कि भाई स्टॉक एक तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री में है। जब स्टॉक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में होता है ना, तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के स्टॉक के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। अगर ये थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगा ना, खाली रिन्यूएबल एनर्जी की जगह और जगह पे भी फोकस करेगी, गवर्नमेंट अगर इसको कुछ इस तरह का करती है तो वहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। दूसरा, वैसे एनपीए को इतनी बड़ी बात भी नहीं होती, कम हुआ है अगले साल कम भी हो सकता है, अगर कम होगा तो फिर कंपनी फिर से परफॉर्म करने लग जाएगी। तो कंपनी के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है इतनी बड़ी, केवल बिकॉज ऑफ द एनपीए की वजह से वो क्या कर रहे हैं, जो अपना पैट है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसको थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं प्रॉफिट को। और क्योंकि वो अपने जो लॉस हुआ है उनका एनपीए की वजह से, बैड लोन्स की वजह से, उसको रिकवर करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये जो स्टॉक है डिक्लाइन कर रहा है, जो इसका कॉन कॉल में जो जेन्युइन रीजन आया है, या इसका जो एक कवरेज रेशो क्या बोला था उन्होंने, ये जो प्रोविजन, ये क्या है, प्रोविजन कवरेज रेशो, ये जो इन्होंने बोला था कि ये भी इनका डिक्रीज कर रहा है, 57 से 51 का हो गया। और दूसरा ये जो एनपीए है ये 2% का हुआ है। तो ये दो बड़े रीजंस उन्होंने बताए हैं जिसकी वजह से जो स्टॉक है वो 43% तक डिक्लाइन कर रहा है। अगर यार आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। थैंक यू सो मच।